हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बीएड फर्स्ट ईयर की जो हमारी बुक है E101 समकालीन भारत और शिक्षा, उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स पे लिए गए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर है, इसका मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक विकास था। क्वेश्चन 2, वेदों की कुल कितनी संख्या है। तो वेदों की 4 संख्या है। अगर सिर्फ संख्या पूछी जाएगी तो आंसर 4 होगा और नाम पूछे जाएंगे तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है। उपनयन का अर्थ होता है कि बालक को शिक्षा के लिए गुरु के समीप ले जाना, यानी कि गुरु के पास ले जाना। ये हमारा उपनयन संस्कार होता है जो हमारे वैदिक काल से रिलेटेड है। तो ये वैदिक काल का संस्कार है, उपनयन संस्कार। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी। तो वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। इसके प्रमुख संस्कार कौन कौन से हैं। वैदिक काल के बहुत सारे प्रमुख संस्कार हैं जो कि 16 हैं, लेकिन अगर हम एजुकेशन की बात करें, शिक्षा से रिलेटेड बात करें, तो वैदिक काल के सिर्फ और सिर्फ 2 ही मुख्य संस्कार हैं। सबसे पहला है उपनयन संस्कार और दूसरा है हमारा समावर्तन संस्कार। नेक्स्ट, बालक ब्राह्मण के लिए उपनयन की आयु क्या थी। तो बालक ब्राह्मण के लिए उपनयन की आयु जो है वो 5 साल थी। हर एक बुक में अलग अलग विद्वानों ने इसके जो है अलग अलग आंसर दिए हैं। कुछों का कहना है कि बालक ब्राह्मण का उपनयन संस्कार 5 साल में, क्षत्रिय का 6 साल में और वैश्य का जो है 8 साल में होता था। लेकिन कुछों का मानना अलग है। उनका कहना है कि बालकों का उपनयन संस्कार जो है उसमें विद्वानों का 8 साल, क्षत्रिय का 11 और उनका जो है वैश्य का 12 साल है। तो ये जो है सब अलग अलग है, जो आप इसको जो है एक्स्ट्रा में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार के बाद बालक को क्या कहकर पुकारा जाता था। तो उपनयन संस्कार के बाद बालक द्विज कहलाता था। द्विज यानी कि उसका दूसरा जन्म हुआ है। वैदिक समय में पाठ्यक्रम को कितने भागों में बांटा गया था। तो 8th क्वेश्चन जो है कि वैदिक समय में पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया था, जिनके नाम है पराविद्या और अपराविद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो वैदिक शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र हैं वो हैं हमारे गुरुकुल, ऋषि आश्रम, विद्यापीठ, नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये हमारे जो हैं बौद्धकालीन के हैं, नालंदा और तक्षशिला जो है। बाकी वैदिक कालीन के हमारे गुरुकुल, ऋषि आश्रम और विद्यापीठ, ये हमारे वैदिक शिक्षा के ही हैं। तो इनमें से कोई से भी जो है आप वैदिक शिक्षा के लिए प्रमुख केंद्र में जो है कोई से भी आप नाम डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि प्राचीन समय की कुछ विदुषी महिलाओं के नाम बताइए। तो प्राचीन समय की कुछ विदुषी महिलाएं, विदुषी होता है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट जो थी, तो उनके नाम जो है फीमेल के नाम बताना है इंटेलिजेंट में। घूषा, अपाला, गार्गी, लोममुद्रा। तो ये हमारी जो है प्राचीन समय की विदुषी महिलाएं थी, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की थी। तो बौद्ध धर्म की शुरुआत महात्मा गौतम बुद्ध ने की थी। बौद्ध काल के प्रमुख संस्कार कौन कौन से हैं। तो ये है पवज्जा संस्कार और उपसंपदा संस्कार। ये पवज्जा संस्कार जो है इसको ही हम प्रवज्जा संस्कार भी कहते हैं। तो ये जो है ये दोनों एक ही है, पवज्जा और प्रवज्जा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रवज्या का क्या अर्थ होता है। तो प्रवज्या का अर्थ होता है बाहर जाना। जैसे उपनयन संस्कार का अर्थ था पास आना, यानी कि गुरु के पास आना शिक्षा के लिए। प्रवज्या में होता है शिक्षा के लिए घर से बाहर जाना। प्रवज्या के बाद विद्यार्थी को क्या कहकर पुकारा जाता था। तो प्रवज्या के बाद विद्यार्थी सामनेर कहलाता था, उसे सामनेर कहते थे। जैसे कि उस वाले में उसको द्विज कहते थे वैदिक कालीन में। तो ये जो है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 15। बौद्ध काल में शिक्षण संस्थाओं में बालक को किस आयु में प्रवेश दिया जाता। तो 8 साल की उम्र में जो है बालक को प्रवेश दिया जाता था बौद्ध काल में। ये 16 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। तो मठ, विहार, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनमें से किसी के भी नाम जो है दे सकते हैं बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र में।
नेक्स्ट, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो इसमें शिक्षा का माध्यम जो है वो पाली भाषा थी। वैदिक काल में संस्कृत भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध युगीन के 2 विश्वविद्यालय, वही आप नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला या तक्षशिला, आप किसी भी विश्वविद्यालय का नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम काल की शिक्षा संबंधी किसी एक रस्म का नाम बताइए। तो मुस्लिम काल में जो शिक्षा के लिए जो रस्म थी उसका नाम था बिस्मिल्लाह रस्म, जैसे वैदिक काल की अपनी थी। अब है बिस्मिल्लाह रस्म की आयु कितनी थी? तो इसकी आयु थी 4 साल 4 महीने 4 दिन। ये जो है बिस्मिल्लाह रस्म की आयु जो है निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्यकालीन युग मुस्लिम युग के शिक्षा के मुख्य केंद्र कौन से हैं? तो मुस्लिम युग की शिक्षा के मुख्य केंद्र की बात अगर की जाए तो उनके आंसर होंगे मकतब और मदरसा। इनके अंदर जो है शिक्षा दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का क्या कारण था? तो ये कारण है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद जो है वो 1813 में जो है एक आज्ञापत्र आया था, जिसमें जो है साहित्य और विद्वान ये 2 शब्दों का प्रयोग किया गया था और उनकी जो व्याख्या है वो गलत की गई थी, यानी कि दोषपूर्ण जो है उनकी व्याख्या की गई थी। इसलिए प्राच्य पाश्चात्य विवाद जो है वो हुआ था। ये हो जाएगा। 23 है, निस्यंदन सिद्धांत यानी कि छनन सिद्धांत का विचार किसने दिया था? तो ये थॉमस बेबिंगटन मैकाले, जिसे हम लॉर्ड मैकाले भी कहते हैं, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। 24, भारतीय शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, जो 1882 में आया था। और इसके अध्यक्ष कौन हैं? विलियम हंटर इसके अध्यक्ष हैं। इन्हीं के नाम पर जो है इसे हंटर आयोग भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे सैडलर आयोग के नाम से भी जाना जाता था। 27, माध्यमिक शिक्षा का आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 23 सितंबर 1952 में माध्यमिक यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके अध्यक्ष का नाम जो है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये वुड के घोषणा पत्र में जो है सबसे पहले विश्वविद्यालय स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था 1854 में, जो वुड का घोषणा पत्र आया था उसमें। इसका 28 क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 30, 2 डीम विश्वविद्यालयों के नाम बताइए। डीम विश्वविद्यालय क्या होते हैं ये समझिए। डीम मतलब होता है ऐसी यूनिवर्सिटी जो पहले तो थी लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने उनको जो है बंद कर दिया। तो सबसे पहले वाली है शोभित विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश, और दूसरी है मणिपाल विश्वविद्यालय मणिपाल कर्नाटक। तो ये डीम विश्वविद्यालय जो पहले प्रचलन में थी लेकिन बाद में सरकार ने इनको बंद कर दिया। 31 क्वेश्चन है, भारत के 2 ओपन यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताइए। तो सबसे पहली है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली, जिसे इग्नू भी कहते हैं, और सेकेंड वाली है नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना बिहार। तो ये 2 ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डायरेक्टली जो है आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिग्री भी आपकी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32, स्वतंत्रता से पहले भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड कर्जन ने जो है स्वतंत्रता से पहले भारत में केंद्रीय शिक्षा दी थी। 33 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी भारतीय स्थानीय निकाय को दिए जाने का सुझाव किसने दिया? तो ये हंटर आयोग ने दिया था कि प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी जो है वो वहाँ की लोकल यानी कि स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी होनी चाहिए और किसी की नहीं। तो ये हंटर आयोग में कहा गया। 34 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार संविधान किस अनुच्छेद में आता है? तो ये अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है शिक्षा का अधिकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा गया है? किस आयोग ने ये कहा कि माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे कमज़ोर कड़ी है? तो ये जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में ये बात जो है कही गई थी, और उन्होंने ये टिप्पणी दी थी कि हमारी माध्यमिक शिक्षा यानी कि हमारी सेकेंडरी एजुकेशन हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे ज़्यादा कमज़ोर कड़ी है और इसमें हमें तत्काल तुरंत ही सुधार की आवश्यकता है। ये कब आया था? ये 1948-49 में आया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, और उन्होंने ही इसकी जो है ये बात कही गई थी। 36 प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? तो सबसे पहले वाली जो है वो 1968 में इसकी जो है घोषणा की गई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संशोधन जो है वो कब किया गया था? तो इसका संशोधन जो है वो 1992 में जो है किया गया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। शिक्षा प्रणाली 10+2+3 का क्या अर्थ है? तो 10+2+3 में 10 जो है वो फर्स्ट टू 10th क्लास के लिए, 2 जो है वो 11-12 के लिए और 3 जो है वो ग्रेजुएशन के लिए है। 10 साल माध्यमिक शिक्षा के, 2 साल उच्चतर माध्यमिक के और 3 साल स्नातक के लिए है। 39 है प्राथमिक स्तर की 2 सबसे बड़ी समस्याएं कौन सी हैं? तो वो है हमारी अपव्यय और अवरोधन, जिसे हम लोग स्टैग्नेशन एंड वेस्टेज भी कहते हैं कि बच्चा या तो एडमिशन लेता है तो बीच में छोड़ देता है, या फिर जो है वो एक ही क्लास में बार बार जो है फेल होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 40। जनार्दन रेड्डी समिति का गठन किस साल किया गया था? 31 जुलाई 1991 में। 41 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1995 को की गई थी। 42 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया था? नाम तो इसका 2009 से आता है, लेकिन लागू जो है ये 1 अप्रैल 2010 से जो है ये भारत में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये जो है हमारा 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका योजना का प्रारंभ जो है वो किया गया था। तो ये जो है इसके 41, 42, 43 ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। 44 है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत 1986-87 में 7वीं पंचवर्षीय में की गई थी। इसका कोई प्रॉपर डेट नहीं है, कुछ बुकों में आपको 86 मिल जाएगा तो कहीं पे 87, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 2000 से 2001 के बीच में भारत सरकार के द्वारा जो है की गई थी, जिसे हम सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA भी हम इसे कहते हैं। 46 क्वेश्चन है यूजीसी की स्थापना जो है वो कब हुई थी? ये भी हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। 47 एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 एंड एनसीटीई की स्थापना कब हुई थी? 1973। तो ये तीनों ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। 49 है कार्य अनुभव से आप क्या समझते हैं? कार्य अनुभव होता है कि काम करके अनुभव लेना, यानी कि काम करके जो है एक्सपीरियंस लेना। महात्मा गांधी जो है वो यही चाहते थे कि बच्चों से जो है हम काम कराया जाए और फिर जो है उनको उसके माध्यम से जो है उन्हें सिखाया जाए। तो ये जो है इसी चीज़ से प्रेरित थे, जिसे हम लर्निंग बाय डूइंग भी कहते हैं या वर्क एक्सपीरियंस भी हम इसे कह सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य अनुभव का अर्थ जो है काम करके अनुभव प्राप्त करना। यहाँ पर कार्य का अर्थ किसी ऐसी क्रिया से है जिससे कोई ना कोई उत्पादन हो, जो कि महात्मा गांधी ने अपनी एजुकेशन में कहा था कि बच्चों से जो है प्रोडक्शन करवाया जाए। अतः जब छात्र किसी ऐसी क्रिया को करके कुछ सीखते हैं जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता है, उसे कार्य अनुभव जो है वो हम कहते हैं। कार्य अनुभव से छात्र खुद क्रियाएं करके वास्तविक अनुभवों के द्वारा जो है वो सीखते हैं। तो ये जो है हमारी महात्मा गांधी वाली है, उसी को ही इन्होंने कार्य अनुभव से आप क्या समझते हैं वही चीज़ जो इन्होंने पूछी है कि बच्चों से कोई ना कोई प्रोडक्शन आप करवाओ और उससे जो बच्चे सीखेंगे तो वो जो है वो उससे हमेशा याद रखेंगे और अपनी आजीविका जो है वो भी वो कमा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? यानी कि सभी तक पहुँचाना, ये हमारा सार्वभौमिकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 51 अध्यापक शिक्षा में अलगाव, शिक्षक शिक्षा में पृथकता से आप क्या समझते हैं? तो ये समझिए कि ये क्या होता है। इसका अर्थ है कि कोई भी एक डिपार्टमेंट का टीचर किसी दूसरे डिपार्टमेंट के टीचर से बात नहीं करेगा, प्राइमरी टीचर जो है वो सेकेंडरी टीचर से बात नहीं करेगा। तो ये जो है इसका मतलब ये है, जबकि हमारे बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टीचर किसी दूसरे टीचर से अगर बात करता है तो उनकी एजुकेशन बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल बात करने के लिए मना कर दिया। फॉर एन एग्जांपल कि बीएड डिपार्टमेंट का टीचर जो है वो बीटीसी डिपार्टमेंट के टीचर से या वो डाइट डिपार्टमेंट के टीचर से जो है वो कोई भी बात नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अध्यापक शिक्षा में अलगाव से तात्पर्य है एक स्तर के शिक्षकों का दूसरे स्तर के शिक्षकों से अलग रहना तथा एक ही स्तर पर अपने अपने विभागों में अलग अलग रूप से काम करने से है। यही हमारा अध्यापक शिक्षा में अलगाव या शिक्षक शिक्षा से पृथकता जो है वो हमारी कहलाती है। बाकी आप इसे खुद से पढ़ के जो है समझ लीजिएगा, आपको अच्छे से ये जो है ये समझ में आ जाएगा कि अध्यापक शिक्षा में अलगाव जो है या पृथकता जो है वो क्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में जो है हमसे क्या पूछा गया है,
क्वेश्चन नंबर 52 जो अब है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 52 एंड 53, 54, 55 ये चारों ही क्वेश्चन जो अब आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 52 है एनसीईआरटी के कार्य जिसे हम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो है हम इसे कहते हैं। तो ये चारों ही जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके मुख्य कार्य जो है वो पूछ लिए जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स में जो है ये देख सकते हैं। तो सबसे पहला है एनसीईआरटी के क्या कार्य हैं। एनसीईआरटी जो है वो स्कूल से रिलेटेड होता है। स्कूल में जो है मतलब कि स्कूल के लिए कैसे एजुकेशन दी जाएगी, तो ये सारा काम जो है वो एनसीईआरटी में जो है ये डिसाइड करता है। शिक्षा के क्षेत्र में शोध कर उसमें तकनीकी विकास करना, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई ना कोई रिसर्च करके और उसमें जो है टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करना, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार को सलाह देना, उनको एडवाइस देना कि आप ऐसे ऐसे काम करवा सकते हैं। थर्ड वाला है स्कूली शिक्षा से संबंधित नए विचार और सूचनाओं को तैयार करना तथा शिक्षा में उनका जो है प्रयोग करना, नए नए थॉट्स जो है, नई नई इन्फॉर्मेशन जो है इनको तैयार करना और उनका स्कूल में जो है यूज़ करना। तो ये सारे काम जो है वो एनसीईआरटी करता है। फोर्थ वन इज समय समय पर स्कूली शिक्षा से संबंधी आवश्यक निर्देश प्रदान करना। तो ये हमारे एनसीईआरटी आ जाते हैं स्कूल से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं एनसीटीई, ये टीचर एजुकेशन से रिलेटेड होता है। इसमें जो है ये आपकी जो टीचर एजुकेशन हो गई, जैसे कि बीएड हो गई और आपकी डाइट हो गई, बीटीसी हो गई, तो ये जो है इनमें जो मेन रूल्स जो बनाए जाते हैं वो एनसीटीई के द्वारा जो है वो बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट वाला पॉइंट है इसका शिक्षा यानी कि टीचर एजुकेशन। तो टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में अनुसंधान करना तथा शोध को प्रोत्साहित करना, उनमें रिसर्च करना और प्रोत्साहित करना। सेकेंड पॉइंट इज शिक्षा को बढ़ावा देने एवं उसकी गुणवत्ता में निरंतर वृद्धि करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना, कि टीचर्स में जो है हम उनकी क्वालिटीज़ को जो है कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए जो है बहुत सारे प्रोग्राम बनाना। थर्ड वन इज शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन कर केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और यूजीसी को सलाह प्रदान करती है। फोर्थ वन इज अध्यापक शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना। व्यापारीकरण क्या होता है, जैसे कि कुछ लोग जैसे बोलते हैं ना कि आप हमें 1.5 लाख रुपए दो, हम आपको बीएड करवा देंगे, ऐसे ही आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे जो व्यापार जो होते हैं इनको जो है रोकना, ये सारे काम जो है वो एनसीटीई के द्वारा जो है कराए जाते हैं। एनसीटीई यानी कि टीचर्स एजुकेशन से रिलेटेड जो है ये आपका हो गया। तो ये आपके जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, सीबीएसई के प्रमुख कार्य यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अब सीबीएसई जो है उसके क्या काम है वो हम पढ़ते हैं। सीबीएसई में है राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इससे संबंधित विद्यालय के निर्माण के लिए अनुमति प्रदान करना और साथ ही मान्यता भी प्रदान करना, यानी कि कोई भी स्कूल नया बनेगा तो उसको जो है मान्यता जो है वो सीबीएसई के द्वारा जो है वो प्रदान की जाएगी। सेकंड पॉइंट है सीबीएसई के अंतर्गत आने वाले, ठीक है, ये अंतर्गत यानी कि सीबीएसई के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों में बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करवाना, कि सीबीएसई बोर्ड होते हैं कई स्कूलों में आपने देखा होगा, तो वो सारे काम जो है वो सीबीएसई करवाता है। थर्ड वन इज़ विद्यालयों का निरीक्षण करके उनके समय समय पर सुधार करने का काम, उनमें नियम कानून बनाने का काम, तो ये भी जो है वो हमारा सीबीएसई करता है कि टाइम टू टाइम जो है उनमें जो है नए नए रूल्स बनाना। फोर्थ वन इज़ केंद्रीय स्तर की कुछ परीक्षा जैसे कि सीटेट का आयोजन करना। सीटेट आपको पता ही होगा कि टीचर बनने के लिए जो है उसके लिए सीटेट की परीक्षा जो है वो पास करनी होती है, तो वो भी हमारी जो है वो सीबीएसई रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55, जिसे हम बोलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी कि यूजीसी के कार्य हैं। यूजीसी क्या होता है, यूजीसी यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता प्रदान करता है। सीबीएसई हमने स्कूल के लिए पढ़ा, एनसीईआरटी हमने स्कूल के लिए पढ़ा, यूजीसी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज से रिलेटेड है। तो विश्वविद्यालय को मान्यता देना, विश्वविद्यालय में उनसे संबंधित महाविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज को आर्थिक सहायता देना, ये यूजीसी का काम है। विश्वविद्यालय के खर्चों की देखरेख करना, समय समय पर उसमें संबंधित दिशा निर्देश तैयार करना और भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार को सुझाव देना। तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज से रिलेटेड जितने भी रूल्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे जो है वो यूजीसी के द्वारा जो है वो किए जाते हैं। तो 52, 53, 54 और 55 ये चारों ही आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके जो है 2 नंबर में वेरी शॉर्ट में जो है पूछे जा सकते हैं। तो अब आपको इनका मीनिंग समझ में आ गया, तो आप इनके आंसर जो है वो आप खुद से बना के भी आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अब जो है हमारा क्या है। तो क्वेश्चंस जो थे वो अब यहाँ पे जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन
पेपर में क्या होता है, कई बार जो है कुछ फुल फॉर्म्स जो है वो भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में जो है पूछ ली जाती हैं। तो अब इसके बाद जो है हम उन फुल फॉर्म्स को देखेंगे। ये 52 NCERT वाला, 53 NCTE, 54 जो है वो हमारा CBSE से रिलेटेड था एंड 55 हमारा जो है वो UGC से रिलेटेड था। तो आप इनको एक बार खुद से भी जो है पढ़ लीजिएगा, आपको ये और ज़्यादा अच्छे से जो है समझ में आ जाएंगे। अब हम इसके बाद जो है हमारी कुछ फुल फॉर्म्स को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछ ली जाती है। ये जो है आप इनके आंसर इंग्लिश और हिंदी दोनों में भी जो है आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा इसमें MDM, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, MDM को मिड डे मील कहते हैं। हिंदी में बोले तो मध्याह्न भोजन योजना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 15 अगस्त में जो है ये स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है हमारी MDM के बाद कौन सी है, MDM के बाद है हमारी SSA। SSA मैंने आपको पीछे भी बताया था, SSA है हमारी सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट NLM, नेशनल लिटरेसी मिशन, 1988 में आया था ये, जिसे हम लोग राष्ट्रीय साक्षरता मिशन भी कहते हैं। नेक्स्ट RTE, राइट टू एजुकेशन, 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो हमने पीछे भी बताया था, जो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत जो है आता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। NCF क्या है, NCF है हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। ये हमारा NCF है। कब आया था ये, 2005 में। नेक्स्ट है हमारी NEP, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहते हैं। रिसेंट में हमारी NEP 2020 आई है। CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ICSE, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, LKG, लोअर किंडरगार्टन एंड UKG, अपर किंडरगार्टन। तो ये हमारी कुछ फुल फॉर्म है, आगे भी देखते हैं। MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जिसका आंसर नाम जो है वो अभी जो है हाल फिलहाल में जो है बदल दिया गया है। नेक्स्ट है अब हमारी NCERT, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसको आप जो है ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारी NCTE, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म और ये कब आया था, ये दोनों ही चीज़ें जो है पूछ ली जाती है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। NET, नेट जिसे हम लोग कहते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है प्रोफेसर बनने के लिए, टीचर बनने के लिए, कॉलेज में टीचर बनने के लिए जो है नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। जैसे नेट होता है नेशनल लेवल पे, वैसे ही SET होता है स्टेट लेवल पे। तो ये हमारा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डाइट जो है वो प्राइमरी लेवल के लिए होती है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट है हमारा DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। OER, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड UGC भी इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो ये जो है हमारे E101 जो हमारी बुक है, समकालीन भारत और शिक्षा के जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं। आप इनको जो है चेक भी कर सकते हैं और इनसे जो है आपके आने वाले पेपरों में जो है आपकी काफ़ी हेल्प होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ BEd के ग्रुप के साथ शेयर करें। थैंक यू।